हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्केलेटन नर्सिंग के ऊपर भरपूर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका पेपर एम्स सीआरई का हो चुका है और आप सभी को पता है कि पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और जैसा सुनने में आ रहा है कि नर्सिंग वाला पोर्शन आपका एड्स और टीबी से रिलेटेड आ गया था, यानी कि दो टॉपिक से ही आपका पूरा पेपर बन चुका था। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन, तो वो आपको बहुत इजी आया था। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है या फिर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है, तो आप 20 में से इजीली 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो दोस्तों, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले सालों की तुलना में इस साल कट ऑफ भी कम जाने की संभावना है। क्योंकि आपकी जैसी स्थिति है वैसी ही सभी की स्थिति है, क्योंकि सभी को पेपर अनएक्सपेक्टेड लगा है। तो आपको जरूरी है कि आपने ज्यादा से ज्यादा सवाल नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन से सही किए होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको जितने भी नॉन नर्सिंग के सवाल पूछे गए हैं और जितने भी हमारे पास बच्चों के कमेंट आए हैं, बच्चों ने जितने क्वेश्चंस हमको भेजे हैं, हम उन सभी का आपको आंसर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को बने रहिएगा क्लास में और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं और उनके क्या क्या आंसर है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो आपका ये पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा हुआ था जो कि बहुत इजी था कि सी ए टी को डीबीयू बोलता है। सी ए टी को डीबीयू लिखा है, तो डीओजी को डीओजी को क्या लिखेंगे? तो पहला क्वेश्चन हमको कोडिंग डिकोडिंग का मिला है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है ये सवाल पूछा हुआ था। तो और ये सवाल हमने आपकी पिछले 2-3 दिन में मात्र 2 क्लासेस हमने लगाई है रीजनिंग की, उनमें से ही आपको ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएगा। हूबहू हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जहां पर सब में क्या हो रहा था दोस्तों, +1 हो रहा था। अगर आपने हमारी वो क्लास ली है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। सी ए टी को सी ए टी को डी बी यू लिखा है, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, कोडिंग में +1 हो रहा है। प्रत्येक अल्फाबेट में क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है। टी का यू बन गया, +1 हो रहा है। प्रत्येक अल्फाबेट क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, हम जो हमसे पूछा हुआ है उसमें भी हम क्या कर देंगे, सब में +1 कर देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। डी में +1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। ओ में +1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, पी आएगा। और जी में +1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एच आएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर EPH होने वाला है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, EPH होने वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपकी जो 2-3 दिन पहले महामैराथन करके लगाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, आपकी जो क्लासेस लगाई थी, तो उनमें से यह क्वेश्चन हूबहू आया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन तो ये हो गया और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता से था, जिसमें कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ इतना पूछा था कि कौन सा इनमें सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और कौन सा इसमें नहीं है। तो 3 स्थल तो उसने सिंधु घाटी वाले दिए थे और एक ऐसा स्थल था जो सिंधु घाटी का नहीं था। और वो ऑप्शन आई थिंक आपको जो ऑप्शन दिए हुए थे वो उसमें था, राखीगढ़ी था एक हरियाणा का, शायद राखीगढ़ी था एक में ऑप्शन में। अगर आपको गुजरात दिया हुआ था, तो गुजरात में भी दोस्तों कौन सी है, लोथल हमारी सभ्यता देखने को मिलती है। और एक हमारा राजस्थान दिया हुआ था शायद,
तो राजस्थान में भी दोस्तों कालीबंगा देखने को मिलती है, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता है। और एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था केरल। तो दोस्तों केरल की साइड तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ही नहीं था। तो केरल तो बहुत दूर का राज्य पड़ गया और बहुत ही डिफरेंट स्टेट पड़ गया। तो आप इसको थोड़ा सा बेसिक सेंस भी अगर इसमें लगाते तो बहुत आसानी से इसका आंसर आप कर सकते थे। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? केरल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत आसान पूछा हुआ था। आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा हुआ था कि सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है? दोस्तों अगर आपने थोड़ी भी जीके पढ़ी है और आपने थोड़ी भी तैयारी करी है जीके की, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट दोस्तों किस राज्य में हो जाएगी? तमिलनाडु में हो जाएगी। और कितनी है सर इसमें? इसमें टोटल 20 रामसर साइट देखने को मिलती है। तो 20 रामसर साइट हमको अकेले तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में। सेकंड नंबर पे हमारा यूपी आता है। तो आपका उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ था। तो अगला क्वेश्चन आपका, हमने आपको पिछली क्लास में ट्रेन वाला एक क्वेश्चन करवाया हुआ था, चाल दूरी समय वाला। तो कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। और बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक चीजें भी जानते हो मैथ की, तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि एक ट्रेन 40 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है। एक ट्रेन 40 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 2 घंटे में, 2 हावर में कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों 2 हावर बोल दो या फिर 120 मिनट बोल दो, दोनों चीजें सेम है। तो बेसिकली आपसे पूछा हुआ था कि 120 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दिया हुआ था 40 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है। तो यहीं से हम क्या निकालेंगे दोस्तों? यहां से हम निकालेंगे कि 40 मिनट में अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर चल रही है, तो यहां से हमको 1 मिनट में कितना किलोमीटर चल रही है ये मिल जाएगा दोस्तों। तो 1 मिनट में 60/40 किलोमीटर चल जाएगी। यानी कि 40वां भाग, 60 किलोमीटर का 40वां भाग चल जाएगी दोस्तों। क्लियर है? अब पूछा हुआ है कि 120 किलोमीटर में कितना चलेगी, 120 मिनट में कितना चलेगी। तो 120 मिनट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुछ नहीं करना है, 60/40 तो 1 मिनट का हो गया। और 120 मिनट का निकालना है, तो 120 से इसको क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 40 को 120 से काटेंगे, 3 बार कटेगा। और 3 × 60 करेंगे तो 180 किलोमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। 180 किलोमीटर हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या पूछा हुआ था। तो अगला क्वेश्चन में आपको कुछ संख्याएं दी हुई थी और आपको बोला हुआ था कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए और शुरुआत से तीसरा नंबर का कौन सा अक्षर आएगा। शुरुआत से तीसरे नंबर का कौन सा आएगा? तो बहुत आसान था दोस्तों। अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक जानकारी है, बेसिक आपको सेंस है उस चीज का, मैथ का, कि किस प्रकार से चीजें सॉल्व होती है, तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो संख्याएं दी हुई थी आपको 1 2 5 7 9, कुछ इस तरीके की संख्याएं दी हुई थी दोस्तों। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो हमने आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग में ही लिख दिया है, 1 2 5 7 9। अब पूछा हुआ था कि शुरू से तीसरे नंबर का कौन सा आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आपको 5 आंसर
देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जिसने भी इसका 5 किया है, जिसने भी इसका 5 टिक किया है, उसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा हुआ था। आपका एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि सबसे ज्यादा लैंग्वेज इंडिया के किस स्टेट में बोली जाती है? तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज इंडिया के किस स्टेट में बोली जाती है? तो दोस्तों इसका हमको ऑप्शन अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम बता देते हैं, और जैसे ऑप्शन आए हैं उसी अकॉर्डिंग आपका उसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा लैंग्वेज की, तो हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है दिल्ली आता है दोस्तों। सबसे ज्यादा लैंग्वेज दिल्ली में बोली जाती है, क्योंकि दिल्ली में सभी तरीके के लोग रहते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान के हर कोने कोने के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सबसे ज्यादा दिल्ली में बोली जाती है। अगर दिल्ली ऑप्शन में नहीं था, तो दूसरा ऑप्शन अगर कर्नाटक दिया हुआ था, तो कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका कर्नाटक दिया हुआ था, तो कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और आपके अकॉर्डिंग जैसा ऑप्शन दिया हुआ था उसी अकॉर्डिंग आंसर सही हो जाएगा। अगर दिल्ली दिया हुआ था तो दिल्ली हो जाएगा, कर्नाटक दिया हुआ था तो कर्नाटक सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ था। अभी हमने आपके 5 से 6 सवालों को डिस्कस कर लिया है। अब दूसरा सवाल आपका जीके का ही था, जो कि बहुत आसान था। इसको तो दोस्तों हर कोई सही करके आया होगा। मैं आप सभी से इतनी उम्मीद करता हूं कि ये तो आप सबने सही किया होगा। पूछा हुआ था पिंक सिटी किसको बोलते हैं? किस शहर को पिंक सिटी बोलते हैं? किस शहर को पिंक सिटी बोलते हैं? किस जिले को या फिर किस जगह को हम पिंक सिटी बोलते हैं? बहुत आसान सवाल था दोस्तों। आप सभी को पता है कि पिंक सिटी हम किसको बोलते थे, सॉरी पिंक सिटी हम किसको बोलते हैं? राजस्थान के जयपुर को बोलते हैं दोस्तों। राजस्थान के जयपुर को ही तो हम पिंक सिटी बोलते हैं। तो पिंक सिटी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सवाल तो आप सभी ने सही कर दिया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का पूछा हुआ था, जो कि बहुत आसान था। आम जीवन में भी हम ऐसे हिसाब लगाते हैं, तो आप उसी हिसाब से आप बहुत ही बेसिक चीज से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये तो हम आम दिनचर्या में भी ऐसे हल करते हैं। तो ये कुछ वैसा ही था कि एक टी शर्ट 200 रुपए की बताई हुई थी, और एक ट्राउजर था जो 300 रुपए का बताया हुआ था दोस्तों। कितने का बताया हुआ था? 300 रुपए का बताया हुआ था। तो आपसे पूछा हुआ था कि 3 ट्राउजर और 2 टी शर्ट और 3 ट्राउजर कितने रुपए में होंगे? टोटल पूछा हुआ था, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टी शर्ट का दाम कितना था? 200 रुपए था। प्लस 3 गुना एक ट्राउजर का दाम कितना था दोस्तों? एक ट्राउजर का था 300 रुपये। तो बस कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देंगे सबको और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 400, प्लस ये हो जाएगा 900। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 1300 हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे ने 1300 किया है, उसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक नॉलेज से था। आपको आपने अभी तक ग्रेजुएशन करी है, 12th तक पढ़ाई करी है, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा होगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक कौन है, आप सभी ने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो आप इसको बहुत आसानी से सही कर सकते थे अगर आपको याद था तो। कि फादर ऑफ पूछा हुआ था कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन
रिवॉल्यूशन पूछा हुआ था दोस्तों कि हरित क्रांति के पितामह कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जिस भी बच्चे ने, जिस भी भाई बहन ने एम एस स्वामीनाथन टिक किया है, एम एस स्वामीनाथन अगर टिक किया है तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम सही आंसर हो जाएगा, उसका एकदम सही आंसर हो जाएगा जिस भी बच्चे ने एम एस स्वामीनाथन किया है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था आपसे। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि ए, बी और सी में आपको ऑलरेडी क्या दी हुई थी दोस्तों? आपको ऑलरेडी उनको दिया हुआ था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर आपसे पूछा हुआ था कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है दोस्तों? अगर आपने ये गलत किया है तो ये आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या आप सही डायरेक्शन में हो। तो दिया हुआ था दोस्तों कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यानी कि ए सी से बड़ा बी है और बी से बड़ा ए है, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर आपसे पूछा हुआ था कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, इसमें से ए बी सी में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, टॉलेस्ट कौन सा है। तो ये पूछा हुआ था, तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो जिस भी भाई ने इसका आंसर ए किया है तो उसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन भी आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन अगर आपने इसको सही किया है तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं किया है तो आप इसमें टेंशन ना लें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। पूछा हुआ था कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ देखने को मिलती है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ देखने को मिलती है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ देखने को मिलती है? यानी कि सघन, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों? ये सघन प्रवाल भित्तियां है, समुद्र के अंदर प्रवाल भित्तियों का बहुत बड़ा झुंड है दोस्तों। ये क्या करता है? ये अवरोध पैदा करता है। ये जो जहाज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के तटों के जो जहाज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जो व्यापार करने के लिए जहाज आते हैं, उनको तटों से आने में बाधा पैदा करता है दोस्तों। तो इसलिए ये चीज फेमस रहती है। तो ये कहां पर हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के तट पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये हमको कहां पर देखने को मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया के तट पर देखने को मिलेगी। तो जिस भी भाई ने इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया किया है उसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीके का पूछा हुआ था। उसमें पूछा हुआ था कि आरबीआई की स्थापना कब कब होती है? आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट पूछा हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1934, क्योंकि आरबीआई एक्ट जो आया था, जो आरबीआई की स्थापना से संबंधित था, तो वो कब आया था दोस्तों? 1934 में आया था। तो आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, आरबीआई की स्थापना के लिए आया था। और इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। क्लियर है? तो जो भी ऑप्शन में दिया हुआ था 1934 या एग्जैक्ट दिया हुआ था 1 अप्रैल 1935, तो उसी अकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि विच वन इज ऑड। ये सवाल हमने आपको
अपनी क्लास में भी करवाया था, जो कि मात्र 1 घंटे की थी, एक क्लास तो, और एक क्लास मात्र आधे घंटे की थी, उसमें ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया था। और उसमें भी ऐसा ही पूछा हुआ था कि विच वन इज ऑड, विच वन इज ऑड, मतलब कि 3 समान है और एक जो है असमान है, तो आपको उसी का चयन करना था। और बहुत ही आसान था। आप इतने बड़े हो तो इतना तो आपके अंदर बेसिक नॉलेज है, बेसिक सेंस है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप बच्चे तो हो नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा कि 3 कौन सी समान है और एक कौन सा असमान है। तो ये तो आई होप सभी ने सही किया होगा। जिसमें दिया हुआ था, एक ऑप्शन में तो दिया हुआ था एप्पल दिया हुआ था, एक में शायद ऑरेंज दिया हुआ था, और एक में और किसी फ्रूट का नाम दिया हुआ था, जो शायद अभी इसका ऑप्शन हमको नहीं मिला है। लेकिन एक में दिया हुआ था चेयर, जो कि बाकी तीनों से अलग हो गया दोस्तों। चेयर कोई फ्रूट थोड़ी होता है, तो चेयर तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो इसका चेयर हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो कि हमको मिला है, वो पूछा हुआ था, वो आपका मैथमेटिक्स का ही था कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है। एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 5 व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये नहीं करना है कि एक व्यक्ति भैया 10 दिन में कर रहा है, तो 5 व्यक्ति जो है उसको 5 गुना 10 50 दिन में करेंगे। नहीं दोस्तों, हमको यहाँ पर नहीं, ये नहीं करना है। अगर आप इसमें फॉर्मूले के जरिए जाओगे तो भी आपका सही आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कॉमन सेंस से करना चाहते हो, थोड़ी बुद्धि लगाओगे, तो भी इसका सही आंसर निकल जाएगा। लेकिन जो दिख रहा है और उसी अकॉर्डिंग कर दोगे कि एक व्यक्ति 10 दिन में करता है तो 5 50 में करेंगे, गलत हो जाएगा। तो 5 व्यक्ति दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? 5 व्यक्ति 10 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 5 से, तो 2 दिन में ही खत्म कर देंगे दोस्तों काम को। तो 2 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी 2 किया है उसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों। आज के लिए हमको बच्चों ने इतने ही सवाल भेजे हैं। तो जितने सवाल मिले हैं हमने आप सभी क्वेश्चंस का आंसर बता दिया है। और आप अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलान कर लेना। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी, आपको कॉमन सेंस है, थोड़ी बहुत भी अगर आपने जीके पढ़ी थी, तो आप इनमें से आराम से 15 से 16 क्वेश्चन सही कर सकते थे दोस्तों। और रही बात नर्सिंग वाले पोर्शन की, जिसमें आज ट्रेजेडी हो गई है कि एचआईवी और टीबी और एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछ लिए हैं। इवन पूरा पेपर आपका उन्हीं से बना दिया गया है। तो ये आपके लिए ही समस्या नहीं है दोस्तों, ये सारे विद्यार्थियों के लिए समस्या है। तो निश्चित ही इसकी कट ऑफ कम जाएगी। और आप अभी इस चीज का आकलन करने मत बैठिए कि हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप इसका रिजल्ट भी बहुत कम समय में आपको जारी हो जाएगा, लगभग होली से पहले इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और आप अपना ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना करें, क्योंकि आगे भी आपकी बहुत सारी एग्जाम आने वाली है। सीएचओ की आने वाली है, नॉरसेट की आने वाली है। तो अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहे। आप अगर उसमें गैप दोगे तो आपका ही उसमें नुकसान होगा। अगर आप इस पेपर के चक्कर में गैप देते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपके आगे के पेपर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको इस पेपर को अभी जितना हुआ उतना छोड़ो। और जितना, और इसकी कट ऑफ का अनुमान लगाना भी, इसका कट ऑफ का अनुमान भी अभी नहीं लगा सकते कि इसकी कट ऑफ कितनी चली जाएगी। तो आप कट ऑफ का भी जिक्र करना छोड़ो और इधर उधर आपको कट ऑफ देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगली एग्जाम जो आपकी आने वाली है, सीएचओ आने वाला है राजस्थान का, और एम्स नॉरसेट की एग्जाम भी आपके आने वाली है। तो आपको बिना समय गवाए उनकी तैयारियों में लग जाना है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल टेंशन ना लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में, सॉरी अगली क्लास में आपको मिलते हैं, जिसमें हम आपके लिए जीके और मैथ रीजनिंग की
मिशन सीएचओ नाम से, और एम्स नॉरसेट के लिए भी हम आपके लिए जीके और मैथ रीजनिंग की क्लासेस लगाएंगे। तो आपको जीके और मैथ रीजनिंग को लिए तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है। तो वो सारी चीजें आपका भाई कंप्लीट करवा देगा, तो उन चीजों का आपको लोड नहीं लेना है। आप अपने नर्सिंग वाले पोर्शन को मजबूत करने पे ध्यान दीजिए। तो आपके नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस लगाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आपका बहुत 90% से ज्यादा पोर्शन आपको हम क्लासेस में ही करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।